ठीक है, सबसे पहले कौन आ रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के कॉन्सेप्ट के लिए? यथार्थ आ जाओ बेटा। कल जब हमने एग्जाम्पल लिया था तो आप एक्यूरेट थे, प्रिसाइज थे या नहीं थे? प्रिसाइज थे, ठीक है। वो ले लो बंदूक। दूर से, पास से नहीं, पास से तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूर से करना है। मुझे मत मारना। क्या नहीं आता कैसे ऑपरेट करते हैं? अच्छा। हाँ। हाँ, यथार्थ नीरज से पूछ लो। क्या? हाँ, थोड़ा पास में आ जाओ, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। हाँ, ठीक है। मतलब सारी जितनी बॉल्स है वो सारी करनी है, तभी हमें पता चलेगा एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन दोनों, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। थोड़ा पीछे। ठीक है, सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट तो अपना ऐसे ही चला गया। हम्म। ठीक है, तीसरा भी खराब। चौथा भी खराब हमारा। मैं एक बार देखते आपको लिखते हुए जाती हूँ कि इनका जो मेजरमेंट आ रहा है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक सेकेंड। ठीक है। कितना? एक बार पूरा बना लेती हूँ, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हमें क्लैरिटी रहेगी। हम यहाँ पे, ये हमारा बोर्ड है। एक आपकी बॉल यहाँ पे लगी है, एक यहाँ लगी थी, एक यहाँ पे, एक यहाँ थी। ठीक है। अब एक ये यहाँ है। ठीक है, 5 थी। तो ये हमारे पास में जो आया है वो किसका है? ये यथार्थ के मेजरमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? अनुभूति आ जाओ बेटा। आपका भी एक बार देख लेते हैं कि कितना, कैसे रहेगा। ये लो बॉल, 5 बॉल है। कॉन्सेप्ट अभी समझा दूंगी बेटा, जो जो नए हैं जिन्होंने अभी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है वो अभी समझ जाएंगे। 2 एक साथ ही? अच्छा, वो इसके सामने का निकला है। चलो उसके बिना ही एक बार देखो। आपके मेजरमेंट्स में यहाँ पे है टारगेट, पहला जो है पीछे से, थोड़ा पीछे से। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, वो पहले ही निकल गया था।
ठीक है, कितने 4 हो गए, लास्ट है। यथार्थ आप पास से एक बार फिर ट्राई कर लेना। ऐसे मत सोचो कि मैं पहली बार गया तो मेरे तो इधर उधर यहाँ वहां आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास में अनुभूति के क्रेडेंशियल्स आए। नेक्स्ट आ जाओ, फिर बताऊंगी क्या होगा एक्यूरेट, कौन सा होगा प्रिसाइज। आप आ रहे हो? ठीक है। कहाँ गया, कहाँ पे गया था? ऊपर से। हम्म। ठीक है, 2। ठीक है, 3। 4। इसी को वापस ले लो। चलो 5 हो गए, पांचों। ठीक है, हाँ दिया, आप आ जाओ बेटा। ये लो, ये मुझसे भी ले लो, 3 मेरे पास है। चलो 5 हो गए आपके भी। ठीक है, अब कौन आ रहे हैं? आ जाओ अर्पित। हम्म, सीधा है चेयर। ठीक है, ये लो, मेरे पास है 3 बॉल। हम्म, क्या है इसकी साइंस बता दो। आपको पता है ना, आप खेलते हो इन खिलौनों से। अच्छा, इसमें रखिए एक। हाँ। ठीक है, 3 चांसेस हो गई है, 2 और बची है। सीएसएम जाओगे तो पैसे लगते हैं इसके, 100 रुपए लेता है वो। कितने देता है 100 में?
हाँ चलो 5 हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है, अब कौन आ रहे हैं? देवांश। ये लो, एक वो वाला भी ले लो। ठीक है, तुम लोग ने ये बचपन में ये गेम खेले नहीं क्या? नहीं खेले? तो फिर क्या खेलते हो तुम लोग? तो गन हो चाहे डार्ट हो, मतलब निशाना तो सेम ही लगेगा। चलो, अब कौन बच रहे? तनु आप बच रहे हो, आप आ जाओ अब। एक वहां पे रखिए बॉल। कहाँ पे था? यहाँ? ठीक है, ये यहीं आया था, फिर उससे टकरा के इधर आ गया। ऊपर नहीं, वो टकरा के गया है। हो गया? ठीक है, अब देखो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से हमारा मतलब है कि हमारे पास में ये एक डार्ट है। इसमें हम कहते हैं कि अगर ये जो 100 वाला एरिया है, अगर यहाँ पे आके ये बॉल लगती है, इसका मतलब हम एक्यूरेट हैं। ठीक है, अगर ये सारी बॉल्स जो है हमारी वो यहाँ पे इसके पास पास में ही है, इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी कैसी है? बहुत ज्यादा हाई है। सारी एक्यूरेसी। दो और दे दो मुझे बॉल जो है। हाँ उधर रखिए, वो दे दो। अगर हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलता है तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज हाईली एक्यूरेट, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिल गई। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में मोस्टली जो चीजें हैं वो सारी बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर ये बिल्कुल पास में है तो ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है, क्योंकि सब पास पास में। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। हम कहते हैं एक हमारा यहाँ पे है, एक ये यहाँ है, third we have here, fourth we have here and fifth we have here। तो अब क्या ये एक्यूरेट है? भाई एक्यूरेसी थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि ये डार्ट के अंदर अंदर है, इसलिए हम इसे एक्यूरेट तो फिर भी कहेंगे। बट क्या ये प्रिसाइज्ड है क्या? अब ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हो गए? काफी ज्यादा दूर दूर हो गए। तो जब हमारी वैल्यूज काफी ज्यादा दूर दूर है एक दूसरे से, जो भी हमने मेजरमेंट्स लिए हैं, तो फिर वो प्रिसाइज नहीं होगी। वहीं अगर मैं कहूं कि अब मेरे पास में जो वैल्यूज मिल रही है वो कुछ इस तरह से मेजरमेंट आ रहे हैं, ये कुछ इस तरह के मेजरमेंट्स हैं, तो अब हम कह रहे हैं कि ये हाईली एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस 100 से काफी ज्यादा दूर है। लेकिन क्या ये हाईली प्रिसाइज्ड है? क्योंकि सारी वैल्यू जो आ रही है वो काफी ज्यादा बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर है। तो जब हमारी वैल्यूज बिल्कुल जो हमारा मेन टारगेट होता है या जो ट्रू वैल्यू होती है उसके पास में होती है, इसका मतलब वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर वो ट्रू वैल्यू से दूर है बट मेजरमेंट सारे कैसे आ रहे हैं? सेम सेम से आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्रिसाइज्ड होती है। तो दिस इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। यहां जो था वो एक्यूरेट भी था, वो प्रिसाइज्ड भी था,
इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। अब देखते हैं आप लोगों में से किसका कौन सा आया। इसमें आप बताओगे ये एक्यूरेट है या प्रिसाइज्ड है? काफी ज्यादा प्रिसाइज्ड है, और क्योंकि ये डार्ट के अंदर भी है तो हम इसको एक्यूरेट भी कहेंगे, बट हाई एक्यूरेसी नहीं है। प्रिसीजन काफी ज्यादा हाई है, बट एक्यूरेसी हमारी कैसी है? देयर इज एक्यूरेसी बट दैट एक्यूरेसी इज लो, कम एक्यूरेट है ये था। तुम्हें दूसरा चांस दे देंगे या फिर तुम्हारे वाले को कंसिडर नहीं करेंगे एक बार। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास में ये वाला केस है। इस केस में क्या आपको ये एक्यूरेट लग रहा है? क्या सारे डार्ट से बाहर है, इसका मतलब एक्यूरेट तो नहीं है, ये बोर्ड से बाहर है सारे के सारे। लेकिन क्या यहाँ पे प्रिसीजन है, प्रिसाइज्ड है? ये प्रिसीजन इसलिए है क्योंकि ये पास पास में है वैल्यूज, ये चारों प्रिसाइज्ड है ना, एक दूसरे के पास पास में, ये वैल्यूज दूर दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब हमने मेजरमेंट लिया तो दिया का जो वेट था वो किसी ने बताया 50 न्यूटन, किसी ने बता दिया 80 न्यूटन, ऐसा तो नहीं हुआ था। सबने क्या बताया था? 52.1, 52.2 ऐसे ही बताया था, तो वो प्रिसाइज्ड था। हमने एक्टिविटी की थी ना वेट वाली जो करी थी। तो अब हम कह रहे हैं कि ये पास पास में है, इसका मतलब ये प्रिसाइज्ड है बट ये एक्यूरेट नहीं है। ये वाले केस में आप क्या देखोगे? क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये प्रिसाइज्ड है? इसमें एक्यूरेसी भी नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के अंदर नहीं है, तो एक्यूरेट नहीं कहेंगे। ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि सारी वैल्यूज कैसी है? एक 5 है, एक 15 है, एक 20 है, एक 25 है, ऐसे अलग अलग है, बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। तो दिस इज नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज्ड, ये दोनों ही केस नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास में ये देख लिया क्या हमने? नहीं। तो ये वाला केस है, इस केस में आप बताओ ये एक्यूरेट है या प्रिसाइज्ड है? प्रिसाइज्ड है, और एक्यूरेसी है बट बहुत ही कम एक्यूरेसी है, तो हम इसे हाईली एक्यूरेट नहीं कहेंगे, वी विल से दिस इज हाईली प्रिसाइज्ड बट एक्यूरेसी यहाँ पे मिनिमम है। नेक्स्ट वाला देखो आप, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? प्रिसीजन है बट लेस प्रिसीजन है, एक्यूरेसी भी है लेकिन लेस एक्यूरेसी है। तो ना ही तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज्ड हुआ, ना ही ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट हुआ। प्रिसीजन भी है तो वो कम है, और एक्यूरेसी भी हमारी कम है। आगे चलते हैं, अब ये वाला देखते हैं। आप इसमें बताओ कि ये एक्यूरेट है या प्रिसाइज है? क्या है ये? कुछ भी नहीं है, ना तो ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब पता नहीं क्या ये है, एक वहां है, एक वहां है, एक वहां है, एक वहां है। तो ये वाले मेजरमेंट्स कैसे हो जाएंगे? नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ये वाले केस को क्या कहोगे आप? हाई एक्यूरेसी है, प्रिसीजन कम है, ठीक है, क्योंकि एक यहां है एक यहां, मतलब थोड़ा सा दूर दूर है ये, तो प्रिसीजन बहुत ज्यादा नहीं है बट एक्यूरेसी यहाँ पे हाई है। तो हम अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक बार थोड़ा बहुत दिमाग में ऐसे आया कि क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह देख लें अब इसकी। चलो जल्दी से आगे चलते हैं अपन। हमने ये सब पढ़ लिया है, लेंथ, टाइम, क्लासिफिकेशन, देन कैसी होनी चाहिए, कौन डिसाइड करता है यूनिट्स को? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, इट डिसाइड्स दी यूनिट्स, ये यूनिट को डिसाइड करती है कि किसकी यूनिट क्या होगी, ये बताता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास में 4 है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई। हम कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते हैं। ड्रॉबैक्स हमने पढ़े थे सबके, क्या क्या होते हैं? सीजीएस में बहुत छोटी है तो यूनिट्स बहुत छोटी है इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे। एफपीएस में इंटर कन्वर्जन इज डिफिकल्ट। एमकेएस में सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दी हुई है, तो दीज आर सम ड्रॉबैक्स। एसआई यूनिट हमारे पास है, एसआई सिस्टम में दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी एसआई यूनिट्स हमने देख ली, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल, ये इनका सिंबल हो जाएगा। सप्लीमेंट्री में प्लेन एंड सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल कैसा है, सॉलिड एंगल कैसा है वो भी समझ लिया। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियन और सॉलिड की स्टेरेडियन, ठीक है।
फिर हमने डेफिनेशंस करी थी इनकी कि मीटर क्या होता है, तो डेफिनेशंस हमारे पास में है, मीटर की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन, सेकंड की, एम्पियर, कैंडल। ये देखो फिक्स वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे कि जैसे सीजियम के जो वाइब्रेशंस होंगे वो कितने होंगे, 9192631770। तो ये वाइब्रेशन का नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, इतने वाइब्रेशन वो जिस टाइम में करता है दैट विल बी 1 सेकेंड। मतलब हम इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते 9192631771, ऐसा करते ही हमारे एरर आ जाएगा। वो 770 वाइब्रेशंस जितना टाइम में होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। एम्पियर, इसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर हमने फिक्स रखा है। टेम्परेचर कितना है 2042 केल्विन, ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा हमेशा जब भी हम लोग कैंडेला की डेफिनेशन देंगे। और प्रेशर कितना होगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस है जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। डेफिनेशंस ऐसे पूछी नहीं जाती है बहुत ऐसे सीधी सीधी, बट फिर भी हम इनको देख के रखेंगे क्योंकि कई बार कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन बन गया और कोई यहाँ से वैल्यू आ गई तो वी शुड नो कि हाँ एग्जैक्टली क्या रहता है। केल्विन हमने पढ़ लिया था, ट्रिपल पॉइंट की बात हो गई, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट क्लियर है सबको? देवांश दोबारा बताऊं क्या? उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को एग्जिस्ट करेंगे। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनता है? इसका ग्राफ बनता है कि हमने कहा ये हमारे पास में सॉलिड स्टेट है। अब अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे ये मेरे पास में इसका यहाँ पे लिक्विड ले लेती हूँ, फिर लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो आप इसको ऐसे समझ लो, हमारे पास में कोई सॉलिड है, सॉलिड जैसे बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो पिघलती है, पिघल के किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में। वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड में। अब हम इसको और गर्म कर रहे हैं, जब और गर्म करेंगे तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। तो वो कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट। तो हमने कहा टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे तो सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस की स्टेट आ गई। लेकिन क्या हम लोगों ने एक कोई ऐसा केस पढ़ा है जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? होता है ऐसा, सब्लिमेशन नाम पढ़ रखा है हमने, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस और गैस से डायरेक्टली सॉलिड डिपोजिशन हम जिसे कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जब ये ग्राफ हमें मिल रहा है तो हमारा यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस है, यहाँ सॉलिड से डायरेक्टली गैस है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड है, ऐसे आ रहा है। ये पॉइंट दिखा एक, क्या ये वो पॉइंट है जहां पे इधर सॉलिड है, इधर लिक्विड है, इधर गैस है? इस पॉइंट पे तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रही है और इसी को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। आगे चले, मोल के बारे में पढ़ लिया हमने। अब मोल में आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम 0.016 लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो अकॉर्डिंगली हम मास लेंगे। कार्बन लिया है तो हमने क्या लिया, 0.012 क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। तो अकॉर्डिंगली वी विल बी राइटिंग दोनों में, अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपको ये मास लेना होगा, कार्बन ले रहे हैं तो हम ये वाला मास लेंगे। देन रेडियन के बारे में पढ़ लिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमने ये कन्वर्जेंस भी देखे थे, रेडियन, एक रेडियन में कितना, सॉरी, एक डिग्री में π/80 रेडियंस होते हैं। देन एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यूएशन में कन्वर्जेंस करते रहेंगे। तो आपको जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो आप सिर्फ तीन चीजों का ध्यान रखना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये रेडियन है, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसकी हेल्प से हम सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं। अगर हमें डिग्री में दिया है तो भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हमें मिनट या सेकंड में दिया है
तो उसको भी हम रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग दीज 3 पॉइंट्स इन आवर माइंड। हो जाएगा ये, ठीक है। स्टेरेडियन की बात की थी हमने, सॉलिड एंगल कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे, दिस इज द सॉलिड एंगल। फॉर्मूला क्या होगा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख देते हैं हम इसे। फिर ये भी सब कर लिया हमने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की भी बात हो गई है, आपको भी बता दिया ना, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वैल्यू किसके बराबर होगी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होगा। लाइट ईयर को डिफाइन भी कर लिया, लाइट ईयर की वैल्यू किसके बराबर है, 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। पारसेक किसके बराबर होगा, पारसेक क्या होता है, अगर हम कोई एक सर्किल ड्रॉ करें, उस सर्किल का एक आर्क लें जिसकी लेंथ हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा हो 1 सेकेंड का, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 1 पारसेक, तो फिर वो 1 पारसेक के बराबर होती है। 1 पारसेक हमारा 3.1 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तीनों में अगर हमें एक रिलेशन देखना है तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, 1 लाइट ईयर में इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। मैं ये शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में, तो आप इस चीज को लिख लेंगे जहां पे भी आपको लिखना होगा। इंच, फुट, यार्ड, माइल, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फर्मी, ये सारी लेंथ की यूनिट्स हैं। छोटी यूनिट्स हैं, बहुत बड़ी नहीं है। बड़ी यूनिट्स कौन सी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। छोटी यूनिट्स इंच, फुट, ये सब रहेगा। यार्ड, माइल, माइक्रोन, नैनोमीटर, इन सब के ये जो भी वेरिएबल्स है वो ध्यान रखेंगे हम। देन एरियाज के लिए हमारे पास, बड़े एरिया को अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें हेक्टेयर का यूज करते हैं, हम एकड़ का यूज करते हैं। अगर हमें छोटे एरियाज को मेजरमेंट करना है, जैसे न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियस का कोई एरिया है, कोई एटम का एरिया है, तो बहुत छोटा होगा, तो उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बार्न का यूज करते हैं, दैट इज 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस को फाइंड आउट करने के काम आता है। तो आप देखो हमारी जो लेंथ है वो भी छोटे से लेके बड़े तक हमने देखी, एरिया भी 10⁻⁻28, मतलब बहुत ही छोटा एरिया, बड़े एरिया एकड़, हेक्टेयर, ये सब हम देखते हैं। तो एरिया की भी यूनिट छोटी एंड बड़ी हम देख लेते हैं। देन मास की यूनिट, मास की अगर छोटी यूनिट्स देखें तो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ऐसे हमारे पास छोटी यूनिट्स आएगी, किलोग्राम। फिर थोड़ा और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास में 1 LB, 1 स्लग, 1 क्विंटल, 1 टन, ये बड़ी यूनिट होती जा रही है। इस सबसे बड़ी जो यूनिट होती है मास की, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट किसके बराबर होगी, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, मतलब सन के मास से भी 1.4 गुना जो मास होता है, दैट इज नॉन एज चंद्रशेखर लिमिट। तो मास की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो गई, चंद्रशेखर लिमिट। ये छोटे मोटे कन्वर्जन्स ये अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन का ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि भाई कौन से में से, मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या रहता है, क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें कुछ ऐसी चीज जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उसको वो क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख के दे देते हैं। जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल एलबी के बारे में बोला, और ये एलबी हम लोगों ने कोई वो देना चाहते हैं, तो वो साइड में लिख देंगे कि 1 LB में इतना किलोग्राम होता है। तो कई बार तो ये दिया हुआ भी रहता है और उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर बहुत ही छोटी, सबसे छोटी मास की यूनिट कौन सी हो जाएगी, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, दैट विल बी 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ा था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो दैट इज AMU। कैरेट्स होते हैं जिनको डायमंड्स को हम जिसमें मेजर करते हैं, तो दैट इज वेरी स्मॉल यूनिट, हमारा 200 mg के बराबर होता है 1 कैरेट। प्रेशर की भी यूनिट्स हैं, इनको हम प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। ये मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस हैं जो हमें लगाने होते हैं, इनको आप सीख जाओगे धीरे धीरे। भाई जब भी आपको किलो में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻³ कर देते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है आप 10⁻⁻2 मीटर कर देते हो,
नैनोमीटर के लिए -9 करते हैं, माइक्रो में इंटू 10⁻⁻6 करते हैं, मिली में 10⁻³ करते हैं। तो ये चीजें मैथ्स में करते हो ना आप लोग? आधे करते हैं, आधे नहीं करते हैं। दिया किया है क्या ये सब मैथ्स में? अभी नहीं किया। अच्छा, अभी इतने, बट हाँ ऐसा होगा कि ये अभी लिखने में, क्योंकि मैंने सारे साथ में लिखे हैं, तो हो सकता है कि भाई आपको ऐसा लगे सारे के सारे एक साथ थोड़े ना करने, बट हम कुछ कुछ इनमें से यूज करेंगे, और जब हम यूज करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको ये चीजें अपने आप ही लर्न हो जाएगी। मतलब इनको अलग से ऐसे बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ऐसी चीजों से हम मतलब आगे डील करेंगे, तो आपको एक बार पता रहेगा तो कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। देन मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए हमारे पास में डायरेक्ट मेथड्स है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। तनु ये पढ़ा है क्या आपने? ये नहीं पढ़ा, तो आपको इधर से पढ़ाना है। आपने ये पढ़ लिया अर्पित? ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आज वर्नियर कैलिपर वगैरह ये सब नहीं करते हैं, पैरेलैक्स मेथड भी नहीं करना है अपने को। कुछ क्वेश्चंस है अपने पास, एरर्स भी अभी हो चुका है। किसी को डाउट है क्या एरर वाले में? फॉर्मूले लर्न कर लोगे एरर के? एक बार फॉर्मूलाज लर्न कर लेना इनके। मेन जो फॉर्मूला है वो हमारा कौन सा रहेगा? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर वाला, ध्यान रखना, उसी से रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी बता दिया था मैंने। फिर हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कर रहे थे कल। एक्यूरेसी क्या होती है कि ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है हमारी मेजर्ड वैल्यू, दैट इज नॉन एज एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है? टू व्हाट रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड। भाई हमने मेजरमेंट किया, मैंने ये पेन का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेरे एक बार आ रहा है 14.1 सेंटीमीटर, एक बार 14.125, एक बार 14.15, एक बार 14.2, ऐसे मतलब काफी क्लोज क्लोज वैल्यूज आ रही है। एक हम मेजरमेंट मैंने यथार्थ को दे दिया, मैंने कहा यथार्थ मेजरमेंट कर दो। यथार्थ ने कैसे मेजर किया? एक बार इसने मेजर किया 14.1, फिर करा 14.8, फिर करा 13.5, तो बहुत ज्यादा गैप आ गया, वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। तो डिफरेंस ज्यादा है तो मतलब वो प्रिसाइज्ड नहीं है, और अगर डिफरेंस कम है तो मतलब वो प्रिसाइज्ड है। अब ये सब रेजोल्यूशन हमें कहाँ जरूरी होते हैं? माइक्रोस्कोपी वगैरह, इन सब में रेजोल्यूशन काफी मैटर करता है। तो कितना ज्यादा हम रिजॉल्व कर पाते हैं, कितना ज्यादा हम हाईली एक्यूरेट चीजों को मेजर कर पाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मैंने करवा दिया है। आप लोगों का एक एरर वाला टॉपिक छूटा हुआ है, वो मैं अलग से करवाऊंगी। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे क्या होते हैं कि कोई भी वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू में कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ये हमें बताना होता है। तो ये बताने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा? क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि आपको ए दे रखा है 1 2 4 8 7, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा आपको दे दिया 1 0 0 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तीसरा दे दिया 0.00823। चौथा आपको दे दिया यहाँ पे 92700, और आपसे पूछा बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 9.28700। अब हमें इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सिग्निफिकेंट फिगर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एक हमारी सर्टेन डिजिट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट को हम उसके साथ में ऐड कर लेते हैं, वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सबसे पहला जो रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने का, वो ये कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मेरे पास में यहाँ पे कितनी नॉन जीरो वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, पांचों ही मेरे पास में नॉन जीरो वैल्यूज है, तो जो भी नॉन जीरो होगी दैट विल बी सिग्निफिकेंट। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इस वाले केस में। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल कह रहा है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, all the non-zero digits are significant। ठीक है, अब मैं आपको कहूं 287
12328 तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, बता सकते हो क्या? कितना होगा? 3, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके 2 और इसके 4। इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम रूल पता होगा तो हम बता सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर रूल नहीं पता और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर डिफिकल्ट लगता है कि यार इसमें क्या पूछ रहा है, लेकिन रूल पता होते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता करने का जो रूल है वो ये कहता है, अगर कोई नॉन जीरो 2 डिजिट है, उसके बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो हम उसको सिग्निफिकेंट ही मानते हैं, हम उसको कभी भी नॉन सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे ये 1 नॉन जीरो वैल्यू है, 2 भी नॉन जीरो वैल्यू है, 1 और 2 के बीच में 3 जीरो आ रहे हैं, लेकिन ये नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में आ रहे हैं। तो जब भी नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में कोई भी जीरोज आएंगे तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में रखते हैं अपन उनको। तो यहां पे अगर आप काउंट करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? कितने होंगे? आप कितने बता रहे हैं? 2। ठीक है, देखो हम कहते हैं कि जितने नॉन जीरो होंगे वो तो सिग्निफिकेंट है ही है। तो इसमें हम कह रहे हैं 1 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, तो मतलब ये 3 तो सिग्निफिकेंट हो गए। ये तो हमारा पहला रूल था। फिर दूसरा रूल कह रहा है कि अगर जीरो आ रहा है लेकिन वो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये जीरो क्या नॉन जीरो के बीच में है? 1 और 2 के बीच में, तो इनको भी हम काउंट करते हैं। तो फिर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 6। रूल क्या है हमारा? रूल है all the zero between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is। अगर कोई डेसिमल पॉइंट है तो वो कहीं पे भी लगा हुआ हो, कोई मतलब नहीं है हमें उससे। आपके अगर किन्हीं भी नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में जीरो आएगा तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपके पास में एग्जांपल है 1023.807, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? दूसरे वाले में, तीसरे में, कर लोगे ये? जीरो आ रहा है लेकिन नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, डेसिमल पॉइंट कहीं भी लगा है नहीं लगा है कोई मतलब नहीं है, हमें उसको कैसे इंक्लूड करना है? उन जीरोस को सिग्निफिकेंट मान के चलना है। तो ये हमारे 2 रूल हो गए। अब हम आ जाते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल कहता है कि हमारा नंबर कैसा है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 जो भी नंबर होता है, क्या हम उसको कुछ ऐसे 0.123, 0.325 ऐसे कुछ लिखते हैं? हम 0 पॉइंट कुछ भी लिखते हैं, इसका मतलब वो कैसा है? वो 1 से कम है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00235, 0.0208950, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको। तो मतलब 0 पॉइंट कुछ भी आया मतलब वो कैसा हो गया? हमारा 1 से छोटा हो गया। तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर है जो लेस देन 1 है, then the zeros on the right of the decimal point to the left of the first non-zero digit are not significant। अब देखो ये डेसिमल पॉइंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है हमारा, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। अब डेसिमल पॉइंट के इधर की साइड में ये 2 जीरो है, फिर नॉन जीरो वैल्यू आई है, तो जो डेसिमल पॉइंट के इधर ये जो जीरो आए हैं नॉन जीरो से पहले वाले, इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते जब वैल्यू कैसी है? 1 से छोटी है। ठीक है, ध्यान रखोगे, अगर 1 से छोटी है और अगर हमारा किस तरह से आ रहा है? 1 से छोटा है, मैंने कहा 0.123 आया ऐसे, तो तीनों ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कैसे है? नॉन जीरो वैल्यूज है, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन 0.0123 आया तो ये नॉन जीरो से पहले वाला जो जीरो है इसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो फिर अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 हो गए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया है 0.002308, ये वाला है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे?
ठीक है, ये वाले जीरो को क्यों काउंट किया? क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में है। अब आप मुझे बताओ इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें, इसमें, ठीक है, ये वाला भी मैंने करवाया नहीं है तो इसको बाद में बताएंगे। 3-3 हो जाएंगे, तो थर्ड रूल भी हमारा सेट है। नेक्स्ट वाला रूल चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरोस की। टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट वाला पार्ट, ट्रेलिंग मतलब जो पूंछ होती है उसको हम बात करते हैं। तो एक्सक्यूज मी, अगर मेरे पास में है 792,000 तो ये लास्ट में आ रहे हैं जीरो। हम इन लास्ट वाले जीरोस की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, कोई डेसिमल नहीं है, 792,000 हमने लिख रखा है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो जो जीरो होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अब आपके पास 792,000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। क्यों होंगे 3? क्योंकि ये जो लास्ट वाले 3 जीरो है ना, ये ट्रेलिंग जीरोज है और इस वैल्यू में कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसे होंगे? दे विल बी नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मैं यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा दूं